हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। आज ये एसएसटी का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। एसएसटी में हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास के अंदर में, जिसमें हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया हुआ है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, इसमें बेसिकली हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले थे उसकी लिस्ट दी गई है। फर्स्ट ये टॉपिक था कि द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ऑलरेडी हमने इसको क्लास में डिस्कस कर लिया है। सेकेंड टॉपिक था कि द सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, सिल्क रूट कैसे काम करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंट्रल एशिया, यूरोप के कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज कैसे एक दूसरे से लिंक्ड थी, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था विद द मैप। थर्ड हमने टॉपिक पढ़ा था द कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड द ट्रेड, कैसे कॉन्क्वेस्ट हो रहे थे एक दूसरे कंट्री को कोलोनाइज बनाने के लिए, डिजीजेस कैसे स्प्रेड हुई, और फिर से ट्रेड कैसे फ्लरिश हो रहा था। ये भी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। चैप्टर टॉपिक नंबर 4 भी हमने शायद आई थिंक डिस्कस कर लिया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक टेक प्लेस, यानी वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे टेक प्लेस ले रही थी दुनिया के अंदर में, जो भी कंट्रीज कॉलोनाइज की गई थी और जो कॉलोनियल पावर थी वो कैसे ट्रेड को फ्लरिश करवा रही थी बाय मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे उसके थ्रू में। और इसी टॉपिक के अंदर में एक सब टॉपिक था जिसको आज हमें पढ़ना है, द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्दर। और कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हमें, द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में वर्ल्ड के अंदर में क्या क्या चेंजेज हो रहे थे, हमें वो पढ़ना है। 7 नंबर की टॉपिक आपको पढ़नी होगी, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम द इंडिया। इंडेंचर्ड का मतलब होता है कि ऐसे लेबर जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए उनसे काम करवाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उनको बोलते हैं कि या तो अपना आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लो, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो आप घर जो वापस जा सकते हो। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में बहुत सारे इंडिया के जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों को ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कैरेबियन आइलैंड्स पे लेके गए थे उनसे काम करवाने के लिए, खासकर प्लांटेशन जो वर्क होता था, या फिर जो रोड बनते थे, रेलवे लाइन बिछती थी, तो उसमें काम करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते थे। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया था, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम द इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द इनर वॉर इकोनॉमिक, फिर नेक्स्ट रहेगा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देन ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट द ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एंड लास्ट टॉपिक रहेगा द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना। सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड हैं, फर्दर वीडियोस जो आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी। रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी, हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने खासकर बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स की तरफ, इवन ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड कंट्रीज हैं इनकी तरफ भी ये सारी कंट्रीज ले निकल चुकी हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के ऐसे लैंड जो अभी तक किसी के रीच में नहीं है, यहाँ पहुँचा जाए, यहाँ नए नए इनोवेशंस किया जाए, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया जाए, यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस है इसका बहुत अच्छे से यूज किया जाए, यूटिलाइजेशन किया जाए और अपने फायदे में लिया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि यूरोप की बहुत सारी कंट्री अलग अलग देशों में फैल गई। इसमें एक नया इनोवेशन आता है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का रोल इतना ज़्यादा रहा कि जो अगर आप देखोगे यूरोप से जाने में आपको अमेरिका में 7 से 8 महीने लगते थे बाय सी रूट, अफ्रीका जाने में आपको 2 से 3 महीने लग जाते थे, या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के साइड में जब जाते थे तो वहाँ पे इनको जो है 2 से 3 साल जो समय लग जाता था। इस नई टेक्नोलॉजी के आने से इनका जो ट्रांसपोर्टेशन था बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। उसके साथ में ही इस टेक्नोलॉजी का ये रोल रहा कि जो इनका इकोनॉमिक ट्रेड चलता था एक दूसरे कंट्री के साथ, सपोज करिए ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कुछ रॉ मटेरियल जनरेट किए। इस रॉ मटेरियल को जनरेट करने के लिए वो जो जिस प्लेस से उन्होंने जनरेट किया वो इनलैंड एरिया में था। उस इनलैंड एरिया से सी पोर्ट तक लाने के लिए इनके पास में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, रेलवे जो है रेलवे का डेवलपमेंट कर डाला। इसके अलावा बहुत सारे रोड्स कंस्ट्रक्ट करवा दिए कि जो इनलैंड एरिया से जो भी रॉ मटेरियल है उसको हम कहाँ तक पहुँचा देंगे, सी पोर्ट तक पहुँचा देंगे। जैसे रेलवे के थ्रू, रोड्स के थ्रू सी पोर्ट तक पहुँचा, उसके बाद इस बात की ज़रूरत पड़ी कि इस सारे के सारे रॉ मटेरियल को अपने देश कैसे लेके जाया जाए। पहले होते थे ट्रेडिशनल शिप्स जिसमें जो है ऐसे जो है कुछ लोग होते थे उसको चलाते थे, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था। तो क्या हो गया कि उस टाइम में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो चुका था, तो बहुत सारे ऐसे अब शिप्स लगे बनने जिसमें स्टीम इंजन जो है लगे होते थे। अभी स्टीम इंजन में बैठ करके
स्टीम इंजन वाली जो नाव होती थी उसमें बैठ करके, उस सीप में बैठ करके ये अपने रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग कंट्री से यूरोप में करने लगे। इससे बेसिकली होगा क्या कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ था 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ट्रिगर्ड हो गया। इसके अलावा जैसे कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, सपोज करिए जर्मनी की कोई कंपनी है जर्मनी में और उसके कुछ लोग यूथोपिया में है, तो यूथोपिया के लोगों तक जो मेंबर हैं उस कंपनी के, अगर कोई मैसेज भेजना होता था तो बाय मैन ऐसे मैनुअली किसी को आना होता था, मैसेज लेके फिर उसका रिप्लाई लेके जाना होता था। लेकिन इस टाइम में जैसे अभी के टाइम में आपका पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट कार्ड आप भेज देते हैं कहीं पे भी, तो उस टाइम में टेलीग्राफ का यूज होने लगा। टेलीग्राफ यानी पेपर होता था, लेटर आप उसमें लिखिए, जो भी आपका मैसेज होता था वो टेलीग्राफ के थ्रू जो है बहुत कम समय में दूसरी जगहों पे पहुंचाया जाता था। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का रोल क्या रहा कि टेक्नोलॉजी के रोल के कारण में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला। इसके अलावा जितना कोलोनाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो था ना, ये धीरे धीरे और तेज़ी से बढ़ने लगा। नए नए कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट आने लगे, जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी थी उसमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट होने लगा, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट का जब आप काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे मात्रा में पैसों की ज़रूरत होती है। और पैसे कहाँ आएंगे? अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले कैपिटल की जरूरत होगी। जब आपको बिजनेस फ्लरिश होगा तो और आपके पास पैसे आएंगे। जब वो पैसे आएंगे तो आप अपने बिजनेस में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या होंगे, इनकरेज होंगे। यही हो रहा था। तो जितना ही लोग अपना ट्रेड फैला रखे थे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स के बीच में, इनका ट्रेड फ्लरिश हो रहा था। और उसके पीछे मेन वजह क्या था? ये जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इन्होंने बढ़ा दी थी, इससे इनका इनकम और बढ़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है चीपर हो गई। जो लेबर से लोग रखते थे उनको पैसे नहीं देने होते थे तो सैलरी का पैसा बच गया। ऐसे बहुत सारे काम करके ये लोग पैसे बचाते थे। फर्दर उसको रेलवे में जो लाइट वेपन्स हैं, लाइट वैगन्स है, यानी छोटे छोटे गाड़ियां हो गई, जैसे वैक्स वैगन का नाम सुने होंगे आप। ये पहली कार थी जो जर्मनी में बनाई गई थी। आजकल तो बहुत सारी जैसे हुंडई की कार आती है, आपकी ब्रेजा की कार आती है, स्विफ्ट डिजायर की कार आती है। तो उस टाइम में लाइट वैगन छोटे छोटे कार बनाने जाने लगे, बहुत बड़े बड़े शिप्स बनाए जाने लगे। वो इसलिए क्योंकि जैसे हमें आने में तो 1 साल का 2 साल का समय लगेगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचने में, लेकिन अगर उस पीरियड के बीच में हम अगर अपना शिप बड़ा कर लें तो बहुत सारे रॉ मटेरियल एक ही साथ में रख सकते हैं और फर्दर उसको मार्केट में बेच करके ढेर सारे पैसे जनरेट कर सकते थे। इसके अलावा फूड सप्लाई में, अब फूड सप्लाई क्या, आपको पता होगा कि जो पूरा का पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है फ्रिजिड जोन के पास में पड़ता है या सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। वहाँ पे आप एनिमल की रियरिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे आप क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते। तो जब क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के लोग बहुत सारे क्या होंगे, नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन लोगों को सुबह शाम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में उनको मीट चाहिए होता है खाने के लिए। मीट तो होना नहीं वहाँ पे। तो ये लोग क्या करते थे कि जिन जिन कंट्री को उन्होंने कॉलोनाइज किया था, लेट्स से अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, फिर से आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारी कंट्री को जो इन्होंने कॉलोनाइज किया था, यहाँ पे नोमैड्स रहते थे पहले। और नोमैड्स की क्या खास बात होती है कि वो एनिमल्स के हॉर्ड्स को लेकर चलाते हैं और उनके पास में एनिमल हर्ड है तो बहुत सारे जानवरों का मीट खुद खाते हैं और बहुत सारा एक सोर्स हो सकता है मीट प्रोडक्शन का। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि यार हमारे वहाँ फूड शॉर्टेज है, तो हम फूड शॉर्टेज की सप्लाई कहाँ से कंप्लीट करवा सकते हैं, इन कॉलोनाइज्ड कंट्री से। तो इन्होंने क्या किया कि मीट की प्रोसेसिंग करवा के उसको, इनोवेशन तो हो ही रहे थे, रेफ्रिजरेटर बनवा दिया, जो फ्रोजन मीट जो होता था उसको फ्रोज करके पैकेट में सील करके अपने देश में लगे भिजवाने। ये भी पॉसिबल हुआ लेटर ईयर्स में। तो ये फाइनल मार्केट्स तक आने लगे। ये रहा रोल के टेक्नोलॉजी का रोल। नेक्स्ट क्या हुआ कि जो बात हो रही थी मीट की, मीट जो है बहुत ज़्यादा क्या होता था, एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि यूरोप तक पहुंचाने में, जैसे सपोज करिए आज मीट की कटिंग हुई और उसको यूरोप तक ले जाने में वो सड़ जाता था। लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो नई टेक्नोलॉजी आने के बाद में मीट को क्या करते थे ये लोग, फ्रोज करके पैकेट में सील करके अपने कंट्री में लेके जाते थे, जिससे यूरोप के बहुत सारे लोगों की डिमांड जो है कंप्लीट होने लगी। इसके अलावा जैसे ये मीट कहाँ से लाते थे भाई, अमेरिका से लाते थे, ऑस्ट्रेलिया से लाते थे, न्यूजीलैंड से लाते थे और पूरे के पूरे यूरोप में इसको जो है सेल कर देते। अब सेल करने से सिंपल सी बात है कि जब सेल करेंगे तो जितना प्राइस का डिमांड करेंगे उतना लोग तो पे करेंगे ना। तो इससे क्या हो गया कि बहुत सारे लोगों को सस्ते दामों पे मीट मिल जाता था, लेकिन इनका जो है ट्रेड इतना ज़्यादा फ्लरिश हुआ कि इनकम बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स में ग्रो करने लगी। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है
जिसमें बताया गया कि 1878 में कैसे जो है मीट को सीप के ऊपर में लोड किया जा रहा है। और इसके बाद में क्या होता है कि लेट 19th सेंचुरी में जो कॉलोनाइजेशन पावर थी ना, अब सारी कंट्रीज के बीच में बवाल ये छिड़ने लगा कि भाई हमें ना इस कंट्री में जाके हमें भी पैसे कमाने हैं, हमें भी सोसाइटी में पार्टिसिपेशन करना है, हमें भी जो इकोलॉजिकल चेंजेज वहाँ पे हो रहा है उसमें भी थोड़ा सा अपना रोल निभाना है। तो ये पूरा का पूरा जब कंट्रीज यूरोप के अलग अलग कंट्री में निकल रही हैं तो उससे बहुत सारे चेंजेस हुए। इकोनॉमी के सेक्टर में चेंज होगा, सोसाइटी के सेक्टर में चेंज होगा, इकोलॉजिकल चेंजेस होगा। वो कैसे? ये लोग आएंगे और ऐसे प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे जो इनके लिए फायदेमंद हो। कैश क्रॉप्स बोएंगे, प्लांटेशन वर्क करेंगे, एक ही टाइप्स के क्रॉप्स को उगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ की जो इकोलॉजी है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, प्लांट्स की वैरायटी, एनिमल किंगडम की वैरायटी में, ये सारा धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे बहुत सारी कंट्रियाँ वहाँ से निकल रही थी, कहाँ से? यूरोप से निकल रही हैं, उनको भी कॉलोनाइज करना है। उसको लेकर के उनके जो नेबरिंग कंट्री हैं यूरोप में, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली हो गया, ये सारी कंट्री भी चाहती थी कि हमें भी भाई अफ्रीका जो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है इसमें हमें भी शेयर चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर के अपनी इनकी जो इंटेंशंस थी कि हमें भी बहुत सारे पैसे कमाना है, हमें भी वेपन करना है, वेपन क्रिएट करने हैं, हमें भी ढेर सारे अपने कंट्री के अंदर में डेवलपमेंट करने हैं, हमें भी अपनी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है। इन सारी चीज़ों को लेकर के 1885 में यूरोप की जितनी सारे पावर्स है ना, सब लोग जर्मनी के एक शहर बर्लिन में मिलती हैं। किस बात के लिए मिलती है? कि अफ्रीका का कौन सा पोर्शन किस कंट्री के पास में जाएगा और फर्दर हमारे जो टेंशन्स वो बीच में खत्म हो। टेंशन्स किस बात का? जब किसी भी कंट्री की शिप निकलती थी ना, तो उस कंट्री, जैसे सपोज करिए नेबरिंग कंट्री, फिर स्पेन से कोई शिप निकली तो स्पेन के जस्ट वेस्ट साइड में पुर्तगाल पड़ता है। पुर्तगाल की जो नवल्स होगी वो क्या करेगी? अटैक्स कर सकती थी किसके ऊपर में? स्पेन के ऊपर में। तो इससे क्या होता था कि नवल एरिया में जो सी एरिया, वहाँ पे वॉर होते रहता था। एक दूसरे की आर्मी, एक दूसरे की जो नेवी थी, एक दूसरे पे अटैक करती रहती थी। तो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि यार पहले से डिसाइड कर लेते हैं ना, क्यों हमें लड़ना, सबको पैसे कमाने हैं, आराम से कमाते हैं मिल बांट के। तो 1885 में जर्मनी लोग मीट करते हैं, और जर्मनी में मीट करने के बाद में पहले से तो बहुत ज़्यादा इनका कॉलोनाइजेशन था। किसका? ब्रिटेन का और फ्रांस का। अब दो और कंट्री आ गई, जर्मनी और बेल्जियम। कौन आ गई? जर्मनी और बेल्जियम भी कॉलोनाइजेशन के सेक्टर में आ गई कि भाई हमें भी दूसरे कंट्रीज को गुलाम बनाना है। इसके अलावा जो यूएस एक टाइम में ब्रिटेन का कॉलोनी होता था, वो भी क्या हो गया? कॉलोनियल पावर बन गया। कब? 1890s के दशक में। किसको इन्होंने गुलाम बनाया? गुलाम इन्होंने इसको बनाया जो फिलीपींस है, इंडोनेशिया के पास में, इंडियन ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो क्या हो सकते थे, मरीन रिसोर्सेस उनके पास में ज़्यादा थे। उन सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज किसने किया? वो किया अमेरिका ने। उसके बाद में क्या होता है कि यूरोप के अंदर में मीट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और साथ में हमने पढ़ा था कि जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है अभी उसमें 54 कंट्रीज देखने को मिलते हैं। उस टाइम में तो कंट्रीज थे नहीं, बहुत सारे नोमैड्स रहते हैं। नोमैड्स के अंदर में ये प्रॉब्लम होती है कि हाइजीन वो लोग मेंटेन नहीं रख पाते हैं, और इसके अलावा भी डेजर्ट है, कहीं पे अरिड एरिया है, कहीं पे बहुत ज़्यादा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, खासकर सेंट्रल अफ्रीका के बीच में। तो वहाँ पे क्या होता है? डिजीज फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाते। और इतनी ज़्यादा जब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी प्लांट्स के एरिया में भी, एनिमल्स में भी, तो वो स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हुआ भी ऐसा ही। 1880s के दशक में क्या होगा कि अफ्रीका के अंदर में एक बीमारी फैली जिसको बोलते हैं रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट जो कैटल्स होते हैं उसमें प्लेग की बीमारी फैल गई। प्लेग की बीमारी जैसे फैली तो बहुत सारे कैटल्स जो है अपने आप मर गए, उनकी डेथ हो गई। कहाँ पे? अफ्रीका में। एटलीस्ट ऐसा एक अंदाजा लगाया जाता है कि 90% कैटल्स की हो गई डेथ। अब जब 90% कैटल की डेथ हो जाएगी तो आप जरा सोच के देखो भाई, उनका स्टेपल फूड है क्या? मीट। जब उनको मीट मिलेगा नहीं तो खाएंगे नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसके अलावा अगर कैटल्स मरे हैं तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि वहाँ पे फूड स्कार्सिटी हुई होगी, बहुत सारे नोमैड्स की डेथ हुई होगी, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उनकी ढेर सारी डेथ हुई होगी। इसके अलावा क्या नुकसान हुआ होगा? आप सोचिए जरा। अफ्रीका के ऊपर में जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, डिपेंडेंसी किसकी थी? यूरोपियंस की। अब जब यहाँ पे 90% कैटल्स की डेथ हुई होगी, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि ब्रिटेन के अंदर में भी
यूरोप के अंदर में भी अब फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, इन सारी कंट्रीज में मीट की डिमांड तो रही होगी लेकिन सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो वहाँ के भी फूड चेन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा तो होगा अच्छे से। अब क्या हो गया कि जो यहाँ के जो कंट्री के कॉलोनियल पावर्स थी, इनको लगा कि यार लेबर मार्केट को थोड़ा सा वो कराना चाहिए, इसमें बहुत सारे नए लोगों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि नोमैड्स हमारा तो काम करते हैं लेकिन इनके अंदर में बहुत सारी स्किल्स की कमी है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और देखने को मिलती है। तो इसलिए इन्होंने बाद में वो जो इंडेंचर्ड लेबर का कॉन्सेप्ट था कि भाई इंडिया से चाइना से लेबर्स को उठा के लाते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया। ऐसा माना जाता है कि जो अफ्रीका है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लैंड था जहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन तो रहती थी, बट अगर यहाँ पे देखें लाइव स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट ही वैसा है। आप केन्या वाले इलाके में जाओ, कॉन्गो वाले में डोमिनियन रिपब्लिक है, वहाँ पे चले जाओ, इन सारे एरिया में खासकर सोमालिया वाला इलाका, इथियोपिया वाले इलाके, यहाँ पे हायर लैंड होता है और हायर लैंड होने की वजह से यहाँ पे ग्रासलैंड ग्रो करती है। ग्रासलैंड ग्रो करने की वजह से यहाँ पे कैटल जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं। तो यहाँ के जो नोमैड्स थे, खासकर ट्राइबल्स कम्युनिटी थी, इन्होंने बहुत सारे जानवरों को क्या कर दिया, पालना शुरू कर दिया। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स और लाइव स्टॉक्स पाए जाते हैं। सो अभी का टॉपिक यहीं करते हैं खत्म। तो हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में, टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा ट्रेड के सेक्टर में, और दूसरा कि जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने कैसे अफ्रीका को अपने में बांटने की कोशिश की, और तीसरा टॉपिक ये पढ़ा कि जो बीमारी फैली अफ्रीका के अंदर में उसका क्या क्या इम्पैक्ट जो है रहा था। सो नेक्स्ट टॉपिक इंडेंजर्ड लेबर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।